अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक दिस इज द चैप्टर नंबर कौन सा 13 या 12 में देखते हैं। इज द स्क्रीन विजिबल बेटा? सभी को दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस सर। देखिए ये रहा। दिस चैप्टर इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक की पीडीएफ है। चैप्टर 12 है एटम्स नाम से ना, यस एटम्स करके चैप्टर 12। इसके पहले डुअल नेचर ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करके, डुअल नेचर ऑफ मैटर करके एक चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते चैप्टर को। अच्छा, अच्छी बात यह कि चैप्टर आपको और ज्यादा मजा आएगा क्योंकि आपने केमिस्ट्री में इसके बारे में बहुत, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, तो बहुत सारी चीजें कॉमन होंगी। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर इस चैप्टर में हम जो फिजिक्स में जो चीजें पढ़ेंगे, मेनली थोड़ा सा हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल। अच्छा, केमिस्ट्री में आप इसका पूरा डिटेल पढ़ते हैं कि एटॉमिक मॉडल्स डिस्कवर कैसे हुए थे। यस हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे कि यहाँ पे फिजिक्स में हम ये नहीं पढ़ेंगे कि एटॉमिक मॉडल डिस्कवर कैसे हुए थे, वो कैथोड रे ट्यूब और ये सारी चीजें, यहाँ पे हम उन चीजों को नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है सर? हेलो सर। सर अल्टरनेटिंग करंट को नहीं करेंगे हम? अल्टरनेटिव? अरे आप कहाँ पे थे भाई? अभी कितनी देर से तो मैं समझा रहा था आपको। अल्टरनेटिव इस चैप्टर कवरने के बाद जो टॉपिक बचा हुआ है रेजोनेंस वाला, मैं उसको दोबारा करा दूंगा। आप अभी तो मैंने सर, क्या चीज? और सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? हाँ वो भी, वो दोनों। असल में मैं चाह रहा हूँ पहले मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट खत्म हो जाए। ठीक है, अब जो चैप्टर्स आपसे बचे हुए ना बेटा, ये एटम्स, न्यूक्लियस, फोटो, ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। अगर सच बताएं इस लेवल पे अगर कोई ढंग का स्टूडेंट हो ना, तो 1.5 घंटे के एक लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऐसे से चैप्टर्स में उसकी दो वजह, एक तो आपका पूरा बेस बन चुका है। मेरी अगर मैं आपसे कुछ भी बोलूंगा, आपका बेस बन चुका है, आपका मोमेंटम बन चुका है, आपकी फ्रीक्वेंसी टीचर के साथ मैच हो चुकी है, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। और उसके साथ चैप्टर भी बहुत छोटा है। ठीक है, यस यस सर। तो इन सब चीजों में से वो अगर इन्हीं चीजों को अगर आप ना स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो शायद आपको इस छोटे को चैप्टर को भी पढ़ने में भी 20 दिन लग जाएगा। लेकिन इस लेवल पे जब आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है और बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रखी, तो हार्डली, अगर मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इस चैप्टर को 1.5 घंटे में कंप्लीट कराया और स्टूडेंट सारा क्वेश्चन कर लेते हैं कंपटीशन का। फाइन, देखते हैं आप कितनी देर में कर सकते हैं। मेरा टारगेट तो आज और कल में इसको कंप्लीट करना। यस, एम आई ऑडिबल? यस यस तो मुझे ये बताइए कि एटॉमिक मॉडल आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, एटॉमिक मॉडल्स? यस सर। ठीक है, यहाँ पे हम पहले एटॉमिक मॉडल्स का इंट्रोडक्शन लेंगे और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल हम देखेंगे वो क्या, बोर मॉडल। ठीक, उससे पहले रदरफोर्ड मॉडल भी आता, मैं आपसे पूछूंगा उसके बारे में। और फिर हम जो मेन टॉपिक हमको यहाँ पढ़ाना है वो स्पेक्ट्रम पढ़ाना है। स्पेक्ट्रम ही हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेक्ट्रम, और इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर हम एटॉमिक मॉडल्स की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत किस मॉडल से हुई थी? सबसे जल्दी बताना, मॉडल ऑफ एटम। एटॉमिक मॉडल्स। तो सबसे पहले तो शुरुआत हुई किससे? जे थॉमसन मॉडल, जिसने ये बोला कि एटम जो है वो नेगेटिव चार्ज का स्फीयर है और बीच में पॉजिटिव चार्जेस एम्बेडेड है। ठीक है, जैसे कि वाटरमेलन। ओके फाइन, तो पहला तो थॉमसन मॉडल हो गया, थॉमसन मॉडल। उसके बाद कौन सा मॉडल आया जो रदरफोर्ड मॉडल। अब हम रदरफोर्ड मॉडल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। रदरफोर्ड मॉडल कैसे डिस्कवर हुआ था? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से। यस सर। रदरफोर्ड का जो मॉडल डिस्कवर हुआ वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हुआ था। अल्फा पार्टिकल स्कैटर, याद है कि आपको क्या हुआ था? उन्होंने गोल्ड फॉयल लिया था अल्फा पार्टिकल। ओके, वेरी गुड। तो जल्दी से यहाँ पे क्या हुआ, एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स निकला, यहाँ पर उन्होंने गोल्ड फॉयल रखा और यहाँ पे स्क्रीन रखा था, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था। और यहाँ पे उन्होंने डिटेक्टर रखा हुआ था, डिटेक्टर। सो व्हाट ही फाउंड, यहां से अल्फा पार्टिकल्स गए एंड व्हाट ही फाउंड, क्या ऑब्जर्वेशन था उनका? आधे सर कुछ जो थे वो पास हो चुके थे। ओके, चलिए मैं बताता हूं। तो ऑब्जर्वेशन क्या था रदरफोर्ड का, और उसके बाद हम देखते हैं, जल्दी से इसको आगे बढ़ाते हैं। रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए। यस सर। और बहुत थोड़े से पार्टिकल्स ऐसे जो रिबाउंड हुए, और उससे थोड़ा ज्यादा ऐसे पार्टिकल थे जो डिफ्लेक्ट हुए थे। ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड। सो पहला ऑब्जर्वेशन उनका ये था
अच्छा, ये एंगल उन्होंने इसको एंगल माना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एंगल थीटा। फाइन, जैसे से थीटा हम बढ़ाते गए, यानी थीटा को इंक्रीज करेंगे, तो व्हाट हैपेंस, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कम होते गए क्या? यस सर। ठीक है, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि थीटा को जब मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जो डिटेक्टर में जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिटेक्ट हो रहे थे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिक्रीजेस, अल्फा पार्टिकल डिक्रीजेस। क्या यही ऑब्जर्वेशन था क्या रदरफोर्ड का पूरा यस एक्सपेरिमेंट? सर। यस सर। अल्फा पार्टिकल डिक्रीजेस, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेके खत्म करते हैं इसको। तो उनका पहला ऑब्जर्वेशन था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास अनडेविएटेड, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ, अल्फा पार्टिकल गो अनडेविएटेड। अच्छा, इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला था? इससे उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि ज्यादातर स्पेस एटम के अंदर इम्पिटी है। यस सर। तो यहां से ये लिखा उन्होंने कि मोस्ट स्पेस इम्पिटी, एटम एक के अंदर ज्यादातर स्पेस इम्पिटी है, उसमें खालीपन है, तभी अल्फा पार्टिकल पास हो गए उससे। मोस्ट स्पेस ऑफ एटम क्या है? इम्पिटी है। दूसरा ऑब्जर्वेशन उनका क्या था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड हो गए, सम हाई एनर्जेटिक हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हो गया। अच्छा, इसका क्या मतलब, अगर मान लेते हैं बेटा अगर कोई बहुत फास्ट चीज रिबाउंड हो रही है, इसका मतलब वो किसी भारी चीज से टकराई होगी। यस सर। क्योंकि अगर हल्की, जैसे मैं कहूँ एक बॉल को आप ट्रक से मारिए तो क्या होगा, बॉल रिबाउंड होगा, ट्रक आगे जाएगा। बॉल ठीक है, इसका मतलब अगर अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड हो रहे हैं, मतलब वहां सामने कोई बहुत भारी भरकम चीज रखी हुई है। यस सर। तो उन्होंने ये उस भारी भरकम चीज का नाम क्या रख दिया? न्यूक्लियस रख दिया। यस सम हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड बैक, अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड बैक। तो जिससे इन्होंने क्या माना कि ए वेरी हैवी न्यूक्लियस इज देयर। उन्होंने न्यूक्लियस की इन्वेंशन किया रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, और न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने क्या बोला कि इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे। जी सर, सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। ये दो मेन ऑब्जर्वेशंस थे अल्फा पार्टिकल के। उन्होंने पहले तो ये बताया। अच्छा, थर्ड, तो अगर रदरफोर्ड मॉडल को हम देखें तो रदरफोर्ड मॉडल में ये आया कि बीच में न्यूक्लियस होगा जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। यस सर। चारों तरफ उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? Revolve. रिवॉल्व कर रहे हैं। फाइन, उसके बाद के शेल, एम शेल, एन शेल, ये सारी चीजें बाद में डिस्कवर हुई। तो ये रहा रदरफोर्ड का मॉडल, जो कि बहुत हद तक सही था। अब कोई किसी को याद है केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ कि इस मॉडल का क्या लिमिटेशन था? व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ दिस मॉडल? स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक, मतलब चलिए वो इसकी इलेक्ट्रॉन लिमिटेशन पढ़ते हैं। चला, कोई मुझे बताए कि ये मॉडल फेल हो गया और इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है बोर्स मॉडल ऑफ एटम, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड। तो जल्दी से देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल का क्या, व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल का लिमिटेशन। तो पहले तो इन्होंने ये बताया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। ठीक है, एक बात। और दूसरी बात क्या पता चली कि बीच में एक बहुत भारी भरकम न्यूक्लियस है। फाइन, Yes, sir. इसका कुछ लिमिटेशन जल्दी से बताया। व्हाट वाज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड It मॉडल? can't explain the stability of ठीक an है, atom. स्टेबिलिटी कैसे, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा उन्होंने। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, कांट बी एक्सप्लेन। क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था? क्या ऐसा था जो कि रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी? कोई किसी को याद है? आई एम हियर टू टेल यू, बट कोई बता सकता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करती है। क्या चीज? इलेक्ट्रॉन ओके, एनर्जी ठीक। रिलीज करती है। और कोई बताया? बिल्कुल सही। देखिए, आपने शुरू में पढ़ा था जब हमने बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था कि चार्ज अगर रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज अगर मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर चार्ज एक्सेलरेट हो जाए तो वो एनर्जी लूज करने लगता है इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको ये मैक्सवेल थ्योरी थी। मैक्सवेल की थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये बोलता है कि अगर कोई एक्सेलरेटेड चार्ज लिया आपने, विल इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करता है। विल इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करेगा तो उसकी एनर्जी कंटिन्यूअसली क्या होगी? कम होती रहेगी।
तो ये बात अगर आप देखें कि यहां से ये समझ में आया, अच्छा रदरफोर्ड मैक्सवेल की थ्योरी एक्सप्लेन हो गई विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो अब रदरफोर्ड के मॉडल पे जब ये वाली थ्योरी अप्लाई की गई तो ये देखा गया कि अगर रदरफोर्ड का इलेक्ट्रॉन देखें तो क्या रदरफोर्ड का इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है? यस सर। बिल्कुल, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ काइनेमेटिक्स में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में तो एक्सेलरेट हो रही है। ये थ्योरी प्रूव की जा चुकी थी, ये वाली, कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो ये भी इमिट करेगा यस सर। ईएम वेव्स। EM अच्छा, जब ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करेगा तो इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी कंटिन्यूअसली। यस सर। यस सर। और जब ये एनर्जी डिक्रीज करेगा तो व्हाट विल हैपन? इट विल कोलैप्स। लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा। अगर ऐसा होता तो फिर तो एटम खत्म हो चुका होता। एनर्जी डिक्रीजेस तो इलेक्ट्रॉन कोलैप्स इनटू न्यूक्लियस। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अगर मैक्सवेल की थ्योरी सही मानी जाए तो मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को अंदर घुस जाना चाहिए था क्या? यस सर। ठीक है, सभी लोग बोले बिल्कुल सही बात है। यस सर। लेकिन इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं जा रहा है, इसका मतलब या तो मैक्सवेल की थ्योरी गलत है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होने के बावजूद भी अपनी एनर्जी इमिट नहीं कर रहा है और वो न्यूक्लियस के अंदर जंप नहीं कर रहा है, इसका मतलब या तो जो मैक्सवेल ने बात बोली है वो गलत है। यस सर। बोलिए, यही तो होगा कि या तो रदरफोर्ड ये बोलेगा कि नहीं यार देखो मैक्सवेल, मेरा इलेक्ट्रॉन तो अंदर नहीं जा रहा है, मैं मस्त चंगा घूम रहा है, झूला झूल रहा है वो, यानी तुम गलत हो। लेकिन मैक्सवेल ने कहा बेटा हम गलत नहीं, हम तो अपनी थ्योरी प्रूव कर देंगे एक्सपेरिमेंट से, और उसने प्रूव भी कर दिया। तो जो चीज प्रूव हो गई वो तो गलत नहीं हो सकती भाई। यस सर। एक आदमी ने बताया कि फला जगह ऐसा ऐसा हो रहा है और आपने अपनी आंखों से उसको देख लिया, तो जो आंखों से देख लिया उस पर भरोसा करेंगे या सुनी बात पे भरोसा करेंगे? आंखों देख ली। ये अलग बात है कि आंखें कभी कभी धोखा खाती हैं। यस और सर। जीवन है ना, ये बात अलग है कि आंखें धोखा खाती कि नहीं खाती? खाती है। खाती है। तो कान भी धोखा खा सकते हैं बेटा, आंखें खाती हैं तो कान भी तो खाते हैं धोखा। यस सर। तो रदरफोर्ड के मॉडल को एक थ्योरी थी, उसके अंदर क्या हो रहा हमें नहीं पता, लेकिन मैक्सवेल की जो थ्योरी थी एक्सेलरेटेड चार्ज वाला वो प्रूफ हो चुका। तो यानी किसको गलत माना जाए, रदरफोर्ड को या मैक्सवेल को? दो में से किसी एक को मानना। रदरफोर्ड। क्यों माने? क्योंकि नाम अच्छा नहीं लग रहा, इसका नाम बढ़िया नहीं है। ये प्रूव नहीं कर पाया। हाँ, क्योंकि ये प्रूफ नहीं कर पा रहा, वो बंदा प्रूफ कर ले। ठीक है, तो यहां से पहला दिक्कत आ गया कि मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड का मॉडल फिट नहीं बैठ रहा था, इलेक्ट्रॉन कोलैप्स इनटू न्यूक्लियस। सबसे पहला तो ये ड्रॉबैक था। ठीक है, अब दूसरा ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड का? ये स्पेक्ट्रम में जो एटम का उसको बताने में फेल हो गया था। अच्छा, स्पेक्ट्रम। चलो पहले अब आपने कहा स्पेक्ट्रम, तो अब समझते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है और कैसे वो स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? पहले एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं? यस सर। जिसमें वेवलेंथ हिसाब से कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेंथ, जैसे लाइट सनलाइट जो आ रही है उसमें डिफरेंट इनफाइनाइट टाइप्स के वेवलेंथ होते हैं ना, तो बहुत सारे वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। आप लिखना चाहते हो लिख लें, स्पेक्ट्रम इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। स्पेक्ट्रम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ। अलग अलग वेवलेंथ्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो स्टेबिलिटी। दूसरा क्या था कि उसी जमाने में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सपेरिमेंट हुआ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बेटा स्पेक्ट्रम कितने तरह के होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक तो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है सर। और दूसरा क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। तो रदरफोर्ड मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, चलिए देखते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कांट बी एक्सप्लेन। ये दोनों बातें लिख लेना कि रदरफोर्ड मॉडल कैसे फेल हुआ और उसको कौन सही करता है? नील बोर सही करता है। वहीं से सारा किस्सा शुरू होगा। यस सर। ठीक है बेटा, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। कौन सा? एमिशन और एब्जॉर्प्शन। तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है अभी देखते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम ये होता है कि आपने किसी चैम्बर में गैस रख दिया, मान लेता हाइड्रोजन गैस, फिर आपने इसको एक्साइट किया। एक्साइट का मतलब क्या हुआ कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास की। ठीक है, एक्साइट।
एक्साइटेड। एक्साइट होने के बाद इससे क्या कुछ रेडिएशन से निकलेंगे। तो रेडिएशंस को जब आपने स्क्रीन पे ऑब्जर्व किया, स्क्रीन पे, तो आपने ये देखा कि यहाँ पे जो वेवलेंथ्स मिल रहे हैं वो वेवलेंथ्स क्या है, कुछ पार्टिकुलर सेट ऑफ वेवलेंथ्स, और इसी को बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं बेटा? एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम। आई होप एमिशन स्पेक्ट्रम के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोले सोडियम का एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ाना है आपको, तो क्या करिए, किसी एक सोडियम गैस को लीजिए, उसको एक्साइट करिए इलेक्ट्रिकली या थर्मली। थर्मली मतलब हीट करके एक्साइट करना, इलेक्ट्रिकली का मतलब कुछ इलेक्ट्रिक स्पार्क वगैरह देके एक्साइट करना। एक्साइटेड कैसे एक्साइट किया जाता है इसको? थर्मली और इलेक्ट्रिकली। बहुत ध्यान से सुनो बेटा, मैं 10 मिनट में पूरी थ्योरी समझा दूंगा। एमिशन स्पेक्ट्रम, तो ये पाया गया एक्सपेरिमेंट करने के बाद हाइड्रोजन गैस के कि यहाँ पे जो वेवलेंथ मिल रहे ओनली पार्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ, सिर्फ स्पेसिफिक वेवलेंथ मिल रहे हैं। ठीक है मेरी बात? और जब जितनी बार हाइड्रोजन गैस को लिया गया उतनी बार वही सेम सेट ऑफ वेवलेंथ अचीव हो रहे हैं। ठीक है? यस सर। अच्छा, इसमें सारे वेवलेंथ नहीं मिल रहे, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर उससे वेवलेंथ निकलेगा तो वो सारे वेवलेंथ को निकालना चाहिए, लेकिन हमको वेवलेंथ मिल कौन सा रहा है? ओनली स्पेसिफिक वेवलेंथ मिल रहा है। तो ये बात रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल अगर हम देखें, लिमिटेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड व्हाटएवर यू वांट टू से, रदरफोर्ड मॉडल कितने वेवलेंथ मिलने चाहिए यहाँ पे? रदरफोर्ड मॉडल 7। कंटिन्यूअस वेवलेंथ शुड बी देयर, यानी वी शुड गेट कंटिन्यूअस वेवलेंथ। Wavelengths should be obtained, लेकिन हमको मिल क्या रहा है? सर स्पेसिफिक स्पेसिफिक, कुछ स्पेशल वेवलेंथ मिल रहे हैं आर ऑब्टेन्ड। तो ये बात रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा। अच्छा, एक चीज एक्सपेरिमेंट की आप किस पे यकीन करेंगे, जो थ्योरेटिकली है या जो एक्सपेरिमेंट के सामने के होकर आपके सामने अवेलेबल है? एक्सपेरिमेंट में प्रूव है जो। तो एक्सपेरिमेंट में ये मिल रहा है कि जब हमने हाइड्रोजन गैस को एक्साइट किया और उसके वेवलेंथ को स्क्रीन पे ऑब्जर्व किया तो हमें कुछ स्पेशल वेवलेंथ मिल रहे हैं, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल कह रहा है कि उसमें जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसमें जो रेडिएशन निकलनी चाहिए उसमें सारे वेवलेंथ होने चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये बात रदरफोर्ड बेचारा नहीं एक्सप्लेन कर पाया। ठीक है, यस सर। ये दूसरा लिमिटेशन था। इसी तरह एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझिए क्या होगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि यहाँ पे कोई गैस भर दिया, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, और यहां से आपने रेडिएशन पास किया, ओके फॉर एग्जांपल, और रेडिएशंस को निकलने के बाद यहाँ पे स्क्रीन को ऑब्जर्व किया। फॉर एग्जांपल ये आपने व्हाइट लाइट पास किया। व्हाइट लाइट का मतलब समझते हैं? व्हाइट लाइट का मतलब विच कंटेन्स ऑल वेवलेंथ, इसमें सभी वेवलेंथ अवेलेबल, उसको व्हाइट लाइट बोलते हैं। यस सर। विच कंटेंट। तो यहाँ पे देखा कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ वेवलेंथ्स मिसिंग है, सम वेवलेंथ्स मिसिंग आर मिसिंग, और ये वही वेवलेंथ मिस हो रहे हैं जो वेवलेंथ एमिशन स्पेक्ट्रम में मिले थे। बात समझ में आ रही क्या? यस सर। जो वेवलेंथ हाइड्रोजन गैस ने इमिट किया था एमिशन स्पेक्ट्रम में एक्साइट करने के बाद, जब हमने हाइड्रोजन से व्हाइट लाइट पास किया तो वही सेम वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आई क्या बात? इसीलिए इसका नाम क्या रहा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो आई होप आपको एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझ में आया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाता हूं। यस सर। मान लेते हैं कि यहां से हमने एक हाइड्रोजन गैस को एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि हमने एक्साइट किया इसको, हाइड्रोजन गैस को, और यहाँ स्क्रीन पे मैंने वेवलेंथ 4-5 मान ली। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं, एक अजम्पशन है मेरा, अज्यूम करिए 100 नैनोमीटर, 150 नैनोमीटर और 200 नैनोमीटर का वेवलेंथ मिल गया।
3 वेवलेंथ मिले, ठीक है, assumption assume करिए। तो जब ये कौन सा स्पेक्ट्रम है बेटा, which is this, emission और absorption? emission spectrum. एमिशन। तो अब आपने जब फॉर एग्जांपल यहां से एक व्हाइट लाइट, एक हाइड्रोजन गैस भरा और हाइड्रोजन गैस से यहां से कुछ वेवलेंथ पास की, फॉर एग्जांपल हमने कहा 5 वेवलेंथ मैंने पास की, कितने कितने वेवलेंथ की, फॉर एग्जांपल 125 नैनोमीटर का, 100 नैनोमीटर का, 80 नैनोमीटर का, 150 नैनोमीटर का और 190 नैनोमीटर का। और आपने इसके बाद स्क्रीन पे ऑब्जर्व किया, तो मुझे बताना ये तो एमिशन वाला हो गया, Yes, sir. और ये हो गया एब्जॉर्प्शन वाला। तो स्क्रीन पे कितने वेवलेंथ तुमको मिलेंगे, हाउ मेनी वेवलेंथ यू विल गेट? Sir, 5 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 3. 4 मिलेंगे, हाउ मेनी वेवलेंथ यू विल ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन? 3. कौन कौन से मिलेंगे? 125 नैनोमीटर, ओके, 80 नैनोमीटर, 80 और 190 नैनोमीटर। एग्जैक्टली, क्योंकि जो वेवलेंथ इमिशन स्पेक्ट्रम में अचीव होता है, मिलता है, वही सेम वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये बात साइंटिस्ट समझ नहीं पा रहे थे, ये क्या जो मिला, व्हाट हैपेंड। तो नील बोर ने इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया अपने एटॉमिक मॉडल के जरिए। तो व्हाट विल हैपन हियर, यू विल ऑब्जर्व दैट कि ये वाला वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाएगा क्या, 100, और इसी तरह 150 वाला भी एब्जॉर्ब हो जाएगा क्या, Yes, sir. ये वाला एमिशन में, ये वाला, और बाकी जो 3 बचे 125 नैनोमीटर और 80 नैनोमीटर और 190 नैनोमीटर, ये 2-3 वेवलेंथ आपको अचीव होंगे स्क्रीन पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। और इस फिनोमेना को रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बिकॉज रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ इमिट होना चाहिए दैट शुड बी द कंटिन्यूअस वेवलेंथ, नॉट द स्पेशल सेट ऑफ वेवलेंथ्स। Yes, am I? yes. Are you getting these words? Yes, sir. Yes, sir. फाइन। तो अब स्टार्ट करते हैं हम नील बोर मॉडल। तो नील बोर मॉडल ने इन्हीं 2 पॉइंट्स को जस्टिफाई किया। क्या क्या पॉइंट्स है? पहला तो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को उन्होंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद ऑर्बिटल मॉडल आता है। जब ऑर्बिटल मॉडल आता है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में ऑर्बिटल मॉडल। ऑर्बिटल क्या होते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, यानी इलेक्ट्रॉन किसी एक पार्टिकुलर पाथ पे नहीं घूमता। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिवॉल्व ऑन एनी स्पेशल पाथ बट इट इज कंटीन्यूअसली मूविंग। तो नील बोर मॉडल भी उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। उसके बाद हमारे पास क्वांटम मॉडल ऑफ एटम आता है। तो हम इस चैप्टर में क्वांटम मॉडल ऑफ एटम नहीं पढ़ेंगे, हम ऑर्बिटल ऑफ मॉडल ऑफ एटम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ कौन सा मॉडल पढ़ेंगे? नील बोर मॉडल ऑफ एटम पे। ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Okay. आप सभी लोग एक लाइन लिख लीजिए कि द वेवलेंथ विच इज इमिटेड इन एमिशन स्पेक्ट्रम, प्लीज एवरीवन राइट दिस लाइन, द वेवलेंथ विच इज इमिटेड इन एमिशन स्पेक्ट्रम the wavelength which is emitted in emission spectrum gets absorbed the wavelength which is emitted in emission spectrum get absorbed in the absorption spectrum. जो wavelength, the wavelength which is emitted in emission spectrum gets absorbed in the emission spectrum. जो वेवलेंथ एमिशन में निकला था वही सेम वेवलेंथ एमिशन में, सॉरी एब्जॉर्प्शन वाले में खत्म हो जाता है, नहीं मिलता। फाइन? Yes, sir. चलिए, तो अब आते हैं हम नील बोर मॉडल पे। सबसे पहले नील बोर मॉडल। तो नील बोर मॉडल के 4 पॉइंट्स हैं, उन चारों पॉइंट्स को देखेंगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्स मॉडल ऑफ एटम। सो बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो है बेटा, बहुत आसान है याद करना। जो रदरफोर्ड मॉडल के लिमिटेशंस हैं उसी पे बेस्ड है। यानी बोर ने क्या किया, मेन काम बोर का क्या था, उसने रदरफोर्ड की कमियों को दूर करके और मशहूर हो गया। ठीक है? Yes, sir. तो पता है आजकल, आज के जमाने में अगर बिजनेस मॉडल या फिर किसी भी फील्ड में आपको ग्रो करना है ना, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो टीचिंग का फील्ड हो, चाहे वो किसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का फील्ड हो, या एनी फील्ड इट इज देयर, आप ये पता करो कि मार्केट में कौन सी चीजें जो कम है,
मार्केट में, सोसाइटी में, आपके आसपास या जो भी एनवायरनमेंट है उसमें वो कौन सी चीजें जो लोगों को परेशान कर रही है, जिसका सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है, आप उस चीज को हिट करो, आप रातों रात जो है चमक जाएंगे। तो नील बोर ने भी कुछ ऐसा काम किया क्या? यस नील बोर ने क्या किया? नील बोर ने बहुत बड़ा काम तो नहीं किया, लेकिन उसको नोबेल प्राइज मिल गया, और भी चीजें उसने की। उसने क्या किया? एक 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 चीज मार्केट में अवेलेबल थी जिसके अंदर कुछ कमी थी, उस कमी को उसने दूर किया और रातों रात चमक गया। ठीक है, तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एटम देखते हैं। तो सबसे पहला उसने 4-5 पॉइंट देके सबसे पहला पॉइंट फोकस क्या करना है, नील बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी फॉलो नहीं करता। क्या बोला उसने? वो मैक्सवेल की थ्योरी को यस, कि क्या मैक्सवेल की थ्योरी क्या बोलती है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो घूमने के वजह से वो एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट होने की वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट करेगा। तो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशंस हुए थे उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे व्हाट डज द नील बोर से, नील बोर कहने लगा कि एटम्स या जो इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर हैं दे डज नॉट फॉलो द मैक्सवेल थ्योरी, वो मैक्सवेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते, यानी एटम्स जो वो रेडिएशन इमिट नहीं करेंगे। तो लोगों ने कहा ऐसे कैसे नहीं फॉलो करेंगे? तो नील बोर ने कहा तुम प्रूव करके दिखा दो। काम की बात बोली क्या नील बोर ने? यस ओके, आर यू गेटिंग? कितना चैलेंज, कितना बोल्ड स्टेटमेंट दिया था नील बोर ने। उसने कहा कि मैक्सवेल की थ्योरी है एटम इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर है माइक्रोस्कोपिक, वो फॉलो नहीं करेगा। तो लोगों ने अलग अलग कैसे बोला, हाउ कैन यू से दिस? उसने कहा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर वो फॉलो करता तो रदरफोर्ड वाला मॉडल फेल हो जाता, लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल तो फेल नहीं हो रहा है, वो उसने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर रखा है और मैक्सवेल ने भी एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर रखा है। तो दोनों लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया है, तो ना तो ये गलत है ना तो ये गलत है। इसका मतलब बीच का कोई रास्ता निकालते हैं। उसने बीच का रास्ता क्या निकाला? उसने कहा इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर है डज नॉट फॉलो द मैक्सवेल थ्योरी, यानी इलेक्ट्रॉन जब तक रिवॉल्व करता रहेगा एक ऑर्बिट में अपनी एनर्जी को इमिट नहीं करेगा। ये तब पहला था उसका। सो अब लिखे इलेक्ट्रॉन इन एटम डज नॉट emit energy as long as it is in the same, जब तक एक सेम ऑर्बिट में घूमेगा अपनी एनर्जी इमिट नहीं करेगा। तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन होगी? यस as long as it is in same orbit, it is in same orbit। तो इसको मैं ये बोल सकता हूं क्या? इट मींस इलेक्ट्रॉन्स इन एटम डज नॉट फॉलो मैक्सवेल थ्योरी। Yes, sir. Yes, sir. ये भी लिख लीजिए। It means electrons in atom does not follow Maxwell theory। ओके, तो ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर गया। वाओ, हो गया काम हमारा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए मुझे बताए अगला क्या फैक्टर था? व्हाट वाज द नेक्स्ट थिंग? जल्दी बताएं मुझे, नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या नहीं कर पाया था स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम का, स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो अब इसको कैसे एक्सप्लेन करता है वो? अब ओके, सो ये नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? मैं मूव ऑन टू नेक्स्ट। यस सर। ठीक, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बोर का वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप करता है तभी वो एनर्जी को लूज करता है। Yes, sir. Electron will lose energy only when it jumps from one orbit to the other orbit. Electron lose, अच्छा, और इससे पहले एक बात और लिखी उन्होंने कही कि हर ऑर्बिट का एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। एवरी, सेकंड पॉइंट लिखेगा, एवरी ऑर्बिट हैज स्पेसिफिक एनर्जी, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में जाएगा उसके पास उतनी एनर्जी हो जाएगी। या दूसरी बात ये बोल सकता हूं, उस ऑर्बिट में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को पहले वो वाली एनर्जी लानी पड़ेगी। मतलब ये मान के चलो कि ये वाला ऑर्बिट 10 जूल का है, तो जो इलेक्ट्रॉन 10 जूल का वो वही इस ऑर्बिट पर रहेगा, जो 10 से अलग होगा वो इस ऑर्बिट में नहीं रह पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या आपको? Yes, कि हर ऑर्बिट का एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है,
वही और इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट पे जा सकते हैं जिसके पास वो पार्टिकुलर वाली एनर्जी होगी। थर्ड उसने ये बोला उन्होंने कि एनर्जी इज रिलीज्ड एंड एब्जॉर्ब, एनर्जी रिलीज होती है और अब्सॉर्ब होती है ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप करेगा तभी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगी या अब्सॉर्ब होगी। मतलब अगर ऊपर से नीचे आया तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज, और नीचे से ऊपर गया तो एनर्जी क्या होगी? एब्सॉर्ब होगी। एनर्जी इज रिलीज एंड अब्सॉर्ब ओनली व्हेन electron jumps from one orbital to other orbital. वन टू अदर ऑर्बिट, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब वो जंप करता अदर ऑर्बिट। ठीक है, अब जरा इसको हम देखते हैं, इन दोनों पॉइंट्स, और भी पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, हम उन पॉइंट्स को बाद में देखते हैं। पहले इन तीनों पॉइंट से देखते हैं क्या हमारा स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हो पा रहा है क्या। चलिए चेक करते हैं स्पेक्ट्रम। अब फॉर एग्जांपल ये उन्होंने एनर्जी लेवल्स, ऑर्बिट का नाम उन्होंने और क्या रख दिया था? एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स उन्होंने एनर्जी लेवल इसलिए बोला था क्योंकि हर ऑर्बिट का एक स्पेशल एनर्जी होता है। सो ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या रख देंगे? एनर्जी लेवल। वी विल स्टार्ट कॉलिंग दिस ऑर्बिट एज एनर्जी लेवल। तो फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस हो गया न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ, और ये रहा एक एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल मान लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लें कि, और ये रहा चौथा एनर्जी लेवल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये वैल्यूज जो है सही नहीं है। यहाँ पे मान लेते हैं 10 जूल की एनर्जी है, इसमें 8 जूल की एनर्जी है, इसमें 5 जूल की एनर्जी, इसमें 3 जूल की एनर्जी। कि अब अगर फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन यहां से, ये क्या हो गया बेटा? n=1 फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया सेकंड ऑर्बिट, ये हो गया थर्ड ऑर्बिट, ये हो गया फोर्थ ऑर्बिट। n=1 की ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं ना, पहला ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट भी बोला जाता है। अगर ये यहां से यहां जंप किया तो ये क्या इलेक्ट्रॉन, ये रेडिएशन इमिट करेगा? यस सर। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, बेसिकली नेगेटिव में एनर्जी होती है एक्चुअली। अभी आप देखेंगे एनर्जी नेगेटिव में होगी, -8 -5। क्यों नेगेटिव का? बिकॉज एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होगी, जैसे जैसे वो पास आएगा एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो अगर आप इस गैप को निकालेंगे, क्या एनर्जी जो होगा डेल्टा ई, दैट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है? -5 Yes, sir. -3। So how much is this? -5 plus -2 -2 का मतलब कि -3 से -5 पे आने के लिए उसको 2 जूल की एनर्जी क्या करनी पड़ेगी बेटा? लूज करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन इसके उल्टा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करना चाहता है, तो कितना गेन करेगा? -3 -5, हाउ मच? पॉजिटिव का 2 +2 जूल। तो यहां से आपको समझ में आ गया क्या कि यार इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी गेन करके नीचे उतरा था उतनी ही एनर्जी गेन करके ऊपर जा रहा है। यस सर। इसका मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नीचे आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स नीचे आते हैं तो व्हाट हैपेंस? एनर्जी इमिट होता है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करते हैं, ऊपर जाते हैं। तो जब ऊपर जंप करते हैं तो उतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेंगे क्या? यस सर। तो यहाँ से क्या एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हो रहा है क्या? यस सर। इट मींस दीस 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन्स द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कि यानी कि अच्छा, अगर हम फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन इसको समझिए, इस पे आपने लिख लिया, तो दिस एक्सप्लेन्स व्हाट? एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये दोनों पॉइंट जो है एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करते हैं। दिस एक्सप्लेन्स emission and absorption spectrum.
ठीक है, सर ओके। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि मान लेते हैं ये एनर्जी लेवल्स है किसी भी एटम में, ये एनर्जी लेवल्स हमने ले लिए, कुछ एनर्जी लेवल्स है। फॉर एग्जांपल दिस इज -12 जूल का, ये -8 जूल का, और ये हो गया -5 जूल का, और ये हो गया -2 जूल का। यहां से मैंने 1.5 जूल का एक वेवलेंथ भेजा, क्या ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा? नो सर। क्या ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा? सोच कर बताइए, विल दिस वेवलेंथ एब्जॉर्ब? नो सर। नो सर, सर नहीं होगा। हेलो सर, सर नहीं होगा। Yes. Will this be absorbed? No or yes? नो। No. Yes, exactly. क्योंकि अगर 1 यानी कि किसी भी एनर्जी लेवल के बीच में 1.5 का गैप नहीं है। देखिए जरा, अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूं तो कितने का है? 3 जूल का। 3 जूल। यस और सर। यहाँ से यहाँ देखूं तो कितने का है? 6 का। Yes. और यहाँ से यहाँ देखूं तो 10 का। 10 ठीक है। जूल। और अगर इसमें देखूं तो 3 का, और इसमें देखूं तो 4 का, और कहीं भी क्या, कहीं भी आपको 1.5 जूल का गैप दिख रहा है क्या? No sir. इसका मतलब 1.5 जूल का गैप नहीं दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे जिससे वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप कर सकते, और 1.5 जूल एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं जा सकता। तो व्हाट विल हैपन? क्या ये रेडिएशन पास हो जाएगा बिना एब्जॉर्ब हुए? Yes sir. ठीक है। तो एक अगर हम मान लेते हैं कि हमने एक और रेडियो वेवलेंथ भेजा था जिसकी एनर्जी फॉर एग्जांपल 4 जूल थी, तो जब ये इस पार निकलेगा तो कितने वेवलेंथ निकलेंगे? 1. ओनली 1। यस एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि 4 जूल वाला जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। कैसे एब्जॉर्ब होगा? 4 जूल वाला वेवलेंथ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस 4 जूल वाले को एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से लेके यहाँ पे जंप कर जाएगा। Jump. फाइन। लेकिन Yes, sir. 1.5 जूल वाला कहीं एब्जॉर्ब नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो एनर्जी गैप ऑफ 1.5 जूल एंड दैट विल गो अनडेविएटेड। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1.5 जूल का हमारे पास। तो ये किस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहा है? इमिशन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? Absorption. Absorption, exactly. This explains what? Absorption spectrum. ये फिनोमेना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है। ठीक है बेटा? Yes sir. तो ये रहे एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इन इस थ्योरी पे बेस जरा हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अलग से पढ़ते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को आई होप एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप। Yes sir. यस सर। फाइन। तो अब जरा हेडिंग डालेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन बोर्स मॉडल। हेडिंग डालेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन किस मॉडल है बेटा? बोर्स मॉडल। Bohr's model. बोर्स मॉडल। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्पेशली हम पढ़ेंगे। अब आप सवाल ही कर सकते हैं सर आप बार बार हाइड्रोजन का ही नाम क्यों ले रहे हैं, नाइट्रोजन का नाम क्यों ले रहे हैं, वो भी गैस है। सोडियम का नाम क्यों ले रहे हैं? क्या किसी के जहन में सवाल आ रहा है कि बार बार हाइड्रोजन हाइड्रोजन? क्योंकि स्पेक्ट्रम तो एटम तो हर गैस के अंदर होते हैं। Yes sir. फाइन। तो Yes sir. एटम जब हर गैस में, तो हर एटम जो है ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होगा। तो सर आप बार बार हाइड्रोजन 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 ही क्यों बोले जा रहे हैं? आप सोडियम या पोटेशियम या फिर नाइट्रोजन गैसेस या क्लोरीन गैसेस का नाम क्यों ले रहे हैं? फाइन। Yes sir. क्यों? किसी के जहन में आ रहा है Yes sir. क्या सवाल आ रहा है? तो बेसिकली व्हाई हम ये ऐसा क्यों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं? व्हाई वी आर नॉट टेकिंग नाइट्रोजन स्पेक्ट्रम या फिर सोडियम स्पेक्ट्रम? ऐसा क्यों? किसी के जहन में कोई जवाब हो या पढ़ा हो या फिर एनीवन वांट टू से ऑन दिस? तभी एटम भाई, अगर मॉडल एटम तो सबके लिए एटम है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, सोडियम हो, हाइड्रोजन, व्हाटएवर।
बट हम हाइड्रोजन को ही बार बार इतना स्पेसिफाई करके क्यों कर रहे हैं? फिर ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन का साइज कम हो, हाइड्रोजन क्या हो, साइज कम है उसका, ड्यूट्रियम साइज कम हो, हाइट कम हो? सर, साइज कम है सर, हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम। तो नहीं, ठीक है, बिकॉज सर, एक- हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, अच्छा, ठीक है। तो हम जो मॉडल पढ़ेंगे वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन लाइक का मतलब क्या हुआ, सिंगल इलेक्ट्रॉन मॉडल होंगे, ऐसे एटम्स की बात करेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन मॉडल होंगे, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया H1H1, दूसरा क्या होगा हीलियम +1, यस सर। हीलियम में क्या होगा +1, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो एक बचेगा, दूसरा क्या होगा लिथियम +2, तो लिथियम से हमने दो, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 3, 3 इलेक्ट्रॉन दो हटा दोगे तो एक बचेगा, या फिर बेरिलियम +3, तो है बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 हटा दोगे बचेगा एक। तो जो बोर मॉडल वैलिड है, हम सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन को पढ़ेंगे, ठीक। सिंगल इलेक्ट्रॉन को पढ़ने के लिए हमें एक ऐसा एटम चूज करना पड़ेगा जिसके अंदर सिंगल ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो या तो हाइड्रोजन लो, या हीलियम आयन लो, या लिथियम आयन लो, या बेरिलियम आयन लो। अब समझना व्हाई दिस बोर, व्हाई वी आर गोइंग टू चूज हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स, यस सर। ठीक है। तो बोर्स मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एनर्जी लेवल्स बना दी, एनर्जी लेवल्स, और एक फॉर्मूला उन्होंने डिराइव किया, वो डेरिवेशन में स्किप कर रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन पे क्वेश्चंस नहीं आते। n इक्वल टू 1 क्या हो गया ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 2 क्या हो गया, n इक्वल टू 3 हो गया, और ये हो गया n इक्वल टू 4, इसका आगे इसको हम बोलते ग्राउंड स्टेट। ये क्या हो गया फर्स्ट एक्साइटेड हो गया, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और ये क्या हो गया, आई होप आप समझ रहे हो क्या हो गया, सेकंड सेकंड एक्साइटेड। एक्साइटेड स्टेट। फाइन। तो अब इन्होंने क्या किया बेसिकली कि ये एटम हुआ, एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मान लेते एटम का एटॉमिक नंबर Z है, फॉर एग्जांपल एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा Z, इसके अंदर Z प्रोटॉन्स हो गए, एटॉमिक नंबर क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमने एक एलिमेंट मान लिया जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखता हूँ। एक हम हाइड्रोजेनिक एलिमेंट लेते हैं, हाइड्रोजेनिक एलिमेंट, हाइड्रोजेनिक एलिमेंट का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है बेटा? हाइड्रोजेनिक एलिमेंट का मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम +2, बेरिलियम +3। सो फॉर एग्जांपल अगर हमने हाइड्रोजेनिक एलिमेंट ले लिया कोई XZA, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने दिया हाइड्रोजन का 1H1, हीलियम का +1 में कितना होगा बेटा, हाउ मच 24, लिथियम +2 में क्या होगा 37, और बेरिलियम का +3 में क्या होगा 4,9 होता है, इतना सही लिखा क्या मैंने? यस सर, एम आई राइट? यस सर। तो अगर हम यहां से देखते हैं तो व्हाट इज न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, तो इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कूलम्ब्स लॉ से। यस सर। That will be given by what? K Q1 Q2 upon R square. Fine. और K की जगह आपने क्या रख दिया 1/4πε0। Q1 की जगह क्या रख दिया इलेक्ट्रॉन, और Q2 क्या होगा Z प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होंगे है ना, अगर मान लो Z है तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो क्या मैं इसको Z ही लिख सकता हूँ क्या बेटा? यस सर। Z क्या होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर। फाइन। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा होगा विद सम स्पीड v, और पता होगा ये सॉरी सर एक है सर x के ऊपर है, x के ऊपर ये एटॉमिक नंबर होता है, और ये मास नंबर होगा। यस सर। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के हम ये क्या हो गया मास नंबर बोलते हैं। मास फॉर एग्जांपल जैसे अगर हाइड्रोजन लिखा 1H1 मतलब 1 उसका एटॉमिक नंबर है, और 1 क्या है उसका मास नंबर भी है, और 2H4 का मतलब 2 एटॉमिक नंबर, 4 उसका मास नंबर हो गया। और बेटा ये जो होगा यही सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा क्या?
यस जब कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज गिवन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स F जो होगा वो होगा क्या, mv²r। तो यहां से मैं इन दोनों को रिलेट कर लूं, कूलम्ब्स लॉ और सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो फ्रॉम हियर आई विल गेट द रेडियस ऑफ द दिस, तो आई विल गेट z e² अपॉन 4πε0 r² इज इक्वल टू mv²r। ये फॉर्मूले से क्या आपको रेडियस मिल जाएगा क्या बेटा? यस यस और एक और मॉडल था जिसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन मॉडल, बोर क्वांटाइजेशन थ्योरी। वो अभी बाद में बताऊंगा, अभी मैं सीधा स्पेक्ट्रम पढ़ाता हूँ। सो फाइनली जो है बोर क्वांटाइजेशन थ्योरी पढ़ के, सॉरी बोर क्वांटाइजेशन थ्योरी को इंक्लूड करके नील बोर ने फॉर्मूला दिया, वो फॉर्मूला में डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं। यहां तक नोट कर ले क्या आपने? यस यस एक तो ये फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक और चीज क्या थी, बोर क्वांटाइजेशन। मैं कल की क्लास में आपको समझाऊंगा कि बोर क्वांटाइजेशन क्या था, इसको हाईलाइट कर लीजिए और मुझसे पूछिएगा, वैसे मैं खुद ही बताऊंगा कि व्हाट इज बोर क्वांटाइजेशन। तो इन तीनों चीजों को मिला के तीन हमारे पास दो फॉर्मूले आए थे, वो फॉर्मूले याद है, कूलम्ब लॉ प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस बोर क्वांटाइजेशन को कंबाइन करने के बाद नील बोर ने दो फॉर्मूले दिए। वो फॉर्मूला में डायरेक्ट लेने जा रहा हूं कि एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट विल बी गिवन बाय -13.6 z² अपॉन n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट। z क्या हो गया एटॉमिक नंबर, n क्या हो गया, व्हाट इज n? न्यूट्रॉन ना ना ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर क्वांटम नंबर। जैसे फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में n इक्वल टू 1, फर्स्ट n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। और रेडियस का फॉर्मूला होना चाहिए, रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय -r0 n²/z। ये रेडियस का फॉर्मूला है। इसका और r0 की वैल्यू होती है -5.3 एंगस्ट्रॉम। ये दोनों फॉर्मूले दिए, बस इसको आपको याद रखना है कि बोर के एनर्जी लेवल का जो फॉर्मूला था वही था। ठीक है बेटा? यस सर अब चलिए जरा हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं। फॉर हाइड्रोजन अगर हम देखें H, फॉर हाइड्रोजन H, तो हाइड्रोजन के लिए तो Z कितना होता है, 1। यस सर तो अगर हम ग्राउंड स्टेट की एनर्जी की बात करें, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी की बात करें, तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4। तो ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू 1 रखेंगे कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। यस सर ठीक है। और अगर n इज इक्वल टू 2 की बात करूंगा तो एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या, -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यस सर डिवाइड करिए आप इसको, क्या इसको 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है क्या। और अगर थर्ड ऑर्बिट की बात करूं तो ये वैल्यूज आपको याद होने चाहिए। तो एनर्जी का जो वैल्यू आएगा -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 होगा। सो इसको डिवाइड करेंगे तो विल गेट समथिंग -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर फोर्थ ऑर्बिट की बात करूं मैं तो क्या एनर्जी की वैल्यू -13.6 z का स्क्वायर 1 into 1 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -0.84 समथिंग आता है। लेट मी चेक, याद रखिएगा आप इसको, 13.6 डिवाइडेड बाय 16, यस 0.85 आ जाएगा। तो ये चार वैल्यूज आप हाइड्रोजन की याद रखिएगा। ठीक है बेटा? यस सर आप ये वैल्यूज आप याद रखिएगा। प्लीज रिमेंबर दीज वैल्यूज, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल का फॉर्मूला हाइड्रोजनिक एलिमेंट के लिए। ठीक? यस सर तो अगर हम आपसे पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 तक, सो कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा, हाउ मच एनर्जी इट विल एब्जॉर्ब और हाउ मच एनर्जी इट विल इमिट, सोच के बताइए जरा। अगर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 से
n is equal to 3 पे जंप कर गया, so how much energy it will absorb और how much energy it will emit, कितना absorb या कितना emit करेगा? Yes. ऑफ कोर्स, क्योंकि ये लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे जा रहा है, तो ये एब्जॉर्ब करेगा कितना? डेल्टा ई विल बी इक्वल टू व्हाट? सर 18.5 E3 माइनस E2, और E3 आपने देखा कितना? -1.51 और E2 कितना? -3.4। तो -1.51 प्लस 3.4 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ रहा है? हाउ मच? -1.8 माइनस कैसे? प्लस होगा ना अब तो, प्लस होगा। प्लस, अरे माइनस करो यार, प्लस 1.89 2.89, यस 2.89। 2.89। अच्छा, माइनस का मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए, माइनस का मतलब है एनर्जी का रिलीज होना। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा क्या? फाइन। यस सर। तो माइनस का मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही है, और प्लस का मतलब क्या होना? एनर्जी का एब्जॉर्ब होना। ये मतलब आप समझिएगा। तो अगर हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -2.4 जूल है, इसका मतलब कि वो इन्फिनिटी से वहां तक आने में 2.4 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका है, सॉरी रिलीज कर चुका है। फाइन। Yes, sir. यस सर। जैसे हम बोले कि इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना होता है हाइड्रोजन में? व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन? माइनस 13.6। ओके, अगर कोई पूछे कि सर इसके आगे माइनस क्यों लगा हुआ है, व्हाई द माइनस इज देयर, क्यों माइनस लगा हुआ है? सर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज कर रहा है। ना 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 ना, इसका मतलब कि इंफिनिटी से ये 1.89 होगा बेटा ना, ये 1.2.1.89 होगा। तो 1 यार। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस? आप इस माइनस का मतलब भी लिख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस का मतलब क्या है? दिस माइनस मीन्स, अगर हम बोल दें कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है -314.6, इसका मतलब इंफिनिटी से, फॉर एग्जांपल ये रहा ग्राउंड स्टेट, और इसकी एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर हम अज्यूम करें कि इलेक्ट्रॉन पहले इंफिनिटी पे था, अज्यूम कर सकते हैं क्या? इंफिनिटी पे एनर्जी क्या होती है? 0। तो अगर हम ये माने कि उस इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी से अगर हम ग्राउंड स्टेट पे ले आएंगे तो उसकी एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी बेटा? कम होगी। एनर्जी रिलीज कितना? अगर हम इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी से लेके उसके ग्राउंड स्टेट तक ले आएंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। अगर इसका उल्टा कर दे, हम इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी पे ले जाएं तो 0 हो जाएगी। तो क्या करना होगा? इसका मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी और इसी प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट? आयोनाइजेशन एनर्जी। मींस किसी इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से या किसी भी स्टेट से उठा के एनर्जी इंफिनिटी तक ले जाना, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन। यस सर। फाइन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आयोनाइजेशन। तो अगर हम पूछे कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में ग्राउंड स्टेट का आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होता है? हाउ मच? माइनस कैसे? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी एब्सॉर्ब टू मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द इंफिनिटी। याद करिएगा इस चीज को,
आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना, एनर्जी एब्जॉर्ब, कितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा बाय इलेक्ट्रॉन टू मूव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब, इन्फिनिटी का मतलब जहां पे अज्यूम करेंगे उसकी एनर्जी क्या है, जीरो, उसके आसपास कोई इंटरेक्शन नहीं, तो एनर्जी विल बी जीरो। टू मूव इन्फिनिटी, फाइन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा माइनस का मतलब क्या होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? तो प्लस में आएगी, ऑफ प्लस कोर्स, में क्योंकि वो आएगी। एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे तो आप लिख लीजिएगा इन पॉजिटिव, और जब वो नीचे उतरेगा तो एनर्जी क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये कि इंफिनिटी से वहां पे आने में उसने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को उसने रिलीज किया हुआ है। ठीक है, यस सर। ओके। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। अगर मैं पूछूं कि हीलियम प्लस का ग्राउंड आयोनाइजेशन कितना होगा, व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस? हीलियम प्लस का निकालिए। हीलियम का एटॉमिक नंबर हो गया 2। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब हो कि ग्राउंड स्टेट से उठाकर, ग्राउंड स्टेट से उठाकर उसको इंफिनिटी तक ले जाना। सर -27.2। माइनस कैसे होगा बेटा, माइनस तो हो ही नहीं सकता। आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस में आ जाएगी, प्लस 27 पॉइंट। तो पहले तो इसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालिए। क्या फॉर्मूला था बेटा, एनर्जी ऑफ एनी स्टेट इज -13.6, उसके बाद एन स्क्वायर जेड स्क्वायर। अपॉन तो -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 1। हाउ मच इज दिस, 6 4 या 24 -14। ये आ रहा है क्या, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। यस सर। इट मींस अगर ये इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट पे है हीलियम के अंदर, तो इसकी एनर्जी क्या है, 15.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप इसको आयोनाइज करना चाहते हैं, इंफिनिटी पे ले जाना चाहते हैं, तो इसको प्लस 54.4 एनर्जी देना होगा। इट मींस करेक्ट आंसर विल बी हाउ मच। ठीक है, ये मतलब होगा इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, चलिए तो कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। यस सर। और अभी आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली होगी, तो इंशाल्लाह कल हम लोग मिलते हैं और कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। यस सर। ठीक है, ओके ओके बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इवनिंग, किसकी सर। क्लास है ये, किसकी क्लास है? शारिक सर की। अच्छा ठीक है, ठीक है, आई एम मेकिंग सर होस्ट। ठीक है, विल मीट टुमारो इंशाल्लाह। गुड इवनिंग, Okay, टुमारो sir. मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। Yes sir.